गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्रिया के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि क्रिया जो है हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अभिन्न अंग हम उसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो क्रिया के बारे में जो भी बातें हैं, जितने उसके भेद हैं, कर्म के आधार पर कितने भेद हैं या प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो आपने वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। तो बात करते हैं हम क्रिया की। क्रिया क्या है? देखिए, जो क्रिया है वो किससे बनता है? सबसे पहले तो उसकी व्युत्पत्ति देखिए। जो क्रिया शब्द है ये बनता है संस्कृत की क्री धातु से। ठीक है। और क्री का अर्थ क्या होता है? करना। तो करना क्या है? कोई भी काम करना। हम जो भी काम कर रहे हैं वही क्या है? क्रिया है। देखो, हम सुबह उठते हैं, है ना, जागने से लेकर के और सोने तक जितने भी हमने काम किए वो सब क्या है? क्रिया है। क्योंकि जो व्यक्ति है ना, अगर वो जागता हुआ है तो वो एक पल भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। ज्यादा नहीं तो कम से सोच ही रहा होगा बैठा हुआ, वो भी तो क्रिया ही है ना। तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो दूसरी बात, जो क्रिया की मैं बात करूंगा, इसके जो भेद की बात करेंगे वो बाद में करेंगे। उससे पहले जो है हम इसकी परिभाषा को देखते हैं क्या है। हम लिखते हैं, देखिए, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, होना प्रकट हो, वही क्रिया है। ठीक है। वही शब्द क्या है? क्रिया है, जिससे किसी भी कार्य का करना या होना प्रकट हो रहा है। ठीक है ना। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो काम किया है, या कोई भी कार्य का होना प्रकट हो रहा है, ये सभी जिस शब्द से, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्योंकि एक देखिए, एक वाक्य में ना 3 बिंदु मुख्य होते हैं। एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक क्रिया होता है। तो इन तीनों का ज्ञान तो हमें होना चाहिए कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। क्योंकि अगर हमें तीनों का ज्ञान नहीं है फिर तो रबी रखवाला है हमारा। तो अब ये कैसे पहचानेंगे हम कर्ता, कर्म और क्रिया? कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि कर्ता क्या है इस वाक्य में, क्रिया क्या है, कर्म। देखिए, साधारण सा मैं बात बताऊंगा आपको। क्या करना है आपने? यदि आपको कर्ता पहचानना है ना, कर्ता कौन है, तो कौन लगा करके देख लें आप। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये वाक्य है। आपने क्या करना है, यदि कर्ता को पहचानना है ना, भी कर्ता क्या है, तो आप कौन लगा करके देख लें क्रिया के साथ। और अगर आपने कर्म को पहचानना है तो आप क्या लगा करके देख लें, क्या लगा करके देख लें क्रिया के साथ, और या फिर किसको लगा करके देख लें। फिर आप आराम से छांट सकते हैं कि क्या करता है और क्या कर्म है। पढ़ता है, कौन लगाएगा? देखिए, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है भाई? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा? करता है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, बहुत सरल तरीका है। आपने यदि देखना कि करता क्या है, और अगर आपको ये देखना है कि कर्म क्या है, तो क्या या किसको लगा करके देख लें। ठीक है ना। देखो, पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई? पुस्तक पढ़ता है ना। तो पुस्तक क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा कर्म हो जाएगा। अगर ये कहें किसको, किसको पढ़ता है भाई? पुस्तक को ही तो पढ़ता है, तो ये कर्म हो जाएगा हमारा। ठीक, बस ये बात आप ध्यान रखें
कि अगर क्रिया के साथ कौन लगा करके देख लें तो क्या निकलेगा, हमारा कर्ता आएगा उत्तर। और यदि हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। अब देखिए जो क्रिया है उसके भेद हम देखिए कर्म के आधार पर भी होते हैं और प्रयोग या संरचना के आधार पर भी होते हैं। आज हम बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है जी, अब कितने हैं? कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्म क्रिया और एक होता है अकर्म क्रिया। पहला क्या है? सकर्म क्रिया। ठीक है, और दूसरा क्या है? अकर्म क्रिया। इसको समझना हमने। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे सकर्म क्रिया की। यह सकर्म क्रिया क्या होती है? सकर्म जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती है। सकर्म मतलब साथ, कर्म कर्म के साथ जो क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो, कर्म के साथ प्रयुक्त हो, यह ध्यान रखना आपने। ये क्या होगा भाई, जब क्रिया जो है ना कर्म के साथ लगी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्म क्रिया कहते हैं, कर्म के साथ प्रयुक्त हो। ठीक है, इतना याद रखें हम। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, मधु ने सेब खाया, है ना? यह वाक्य लिख दिया, मधु ने सेब खाया। क्या खाया? सेब। यहां क्रिया है, क्रिया क्या है? खाया क्रिया है ना। अब देखिए किसके साथ आ रही है वो? सेब खाया, सेब के साथ। सेब खाया, क्या खाया? सेब खाया। तो सेब जो है ये कर्म है, यानी कर्म के साथ क्रिया आई है, तो उसे क्या कहा हमने? सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। अब इसको जो है ना दो भागों में बांटते हैं। कई बार ना परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक कर्म क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। कहीं पर एक ही कर्म होता है, कहीं पर दो कर्म भी होते हैं वाक्य में। हम ये ना सोचें बच्चों कि किसी भी वाक्य में एक ही कर्म होता है, वहां पर दो कर्म भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? देखिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखो जो सकर्मक क्रिया है ना उसके दो भाग होते हैं। एक होता है इसका एक कर्मक, ठीक है, और एक होता है द्विकर्मक। ये दो भाग है इसके। ठीक है, एक कर्मक में क्या होगा? एक कर्म होगा, जैसे सामान्य सी बात लें, राम लेख लिखता है। ठीक है, लिखता है, क्या लिखता है? लेख लिखता है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि सकर्मक है या अकर्मक है। अब यहां देखिए क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और सकर्मक क्रिया में भी कौन सा भाग उसका? एक कर्मक, यानी यहां एक ही कर्म है, लेख लिखना। लेख क्या है? कर्म है, एक ही कर्म आया ना, इसलिए क्या हो गया? एक कर्मक क्रिया हो गई। और यदि द्विकर्मक की हम बात करें, इसमें दो कर्म होंगे, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो कर्म होंगे। वो कैसे? देखिए ध्यान से समझना आपने। यहां लिखते हैं हम, रमा ने कुत्ते को दूध पिलाया।
दूध पिलाया, है ना, ये वाक्य है। रमा ने कुत्ते को दूध पिलाया। अब यहां पर देखिए कर्म दो हैं, एक तो है दूध, क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, दूध, एक तो ये कर्म है ना, दूसरा क्या है, कुत्ते को, ये भी कर्म है। जहां को लगा होगा वहां तो कर्म होगा ही, और साथ में जो क्रिया के साथ लगा है दूध, दूध पिलाया, क्या पिलाया, दूध पिलाया। मैंने कहा था ना कि क्या या किसको लगा करके देख लें, क्या पिलाया, दूध पिलाया, दूध कर्म है, किसको पिलाया, कुत्ते को पिलाया, तो वो भी क्या है, कर्म है। तो देखिए यहां पर ये जो है दो कर्म है, कुत्ते को और दूध, यहां मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, ये बात समझनी है। आपने कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न देखा गया है कि इस वाक्य में गौण कर्म कौन सा है या इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है, वो हमने समझना है। यहां पर देखिए दो कर्म है यहां, एक है प्राणीवाचक, एक है अप्राणीवाचक। जो कुत्ता है वो क्या है, प्राणीवाचक है, और जो दूध है वो क्या है, अप्राणीवाचक है, यानी निर्जीव। सजीव और निर्जीव भी हम इसको कह सकते हैं। जो अप्राणीवाचक है ना बच्चों, जो निर्जीव है, वो हमेशा मुख्य कर्म होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कहीं भी आपको छांटना आ जाए, आपके सामने ये स्थिति आ जाए कि आपको ये कर्म छांटना है, मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कौन सा है, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला क्या है, जो अप्राणीवाचक हो ना बच्चों, निर्जीव हो, वो क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जो प्राणीवाचक है, जो सजीव है, वो क्या हो जाएगा, गौण कर्म। ये एक पहचान है कर्म को पहचानने की। दूसरा, ये जो है ना हमेशा क्रिया के साथ जो लगा होगा वो मुख्य कर्म होता है, ये ध्यान रखना है। दो बातें बताइए, एक तो जो निर्जीव है, अप्राणीवाचक है वो, और एक क्या बताया, जो क्रिया के साथ लगा हो तो वो क्या होगा, मुख्य कर्म होगा, ठीक है ना। पिता, एक वाक्य और लिख लेते हैं यहां पर, पिता पुत्र को पत्र लिखता है। देखिए पुत्र को कर्म है और क्रिया के साथ क्या लगा, पत्र, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये भी क्या है, कर्म है। दो कर्म है ना। अब प्राणीवाचक कौन सा है, पुत्र तो प्राणी हो गया, पत्र थोड़ी प्राणी है, वो अप्राणी है, तो पत्र जो है वो मुख्य कर्म हो जाएगा, और जो पुत्र है वो क्या हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। और लिखता है किसके, मान लीजिए जो क्रिया है उसके साथ कौन सा आया है, ये कर्म आया है पत्र, तो यही मुख्य कर्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना अपने सकर्मक में क्रिया में क्या होगा, एक तो ये याद रखना है कि वहां पर कर्म होगा, है ना, जो क्रिया है ना वो कर्म के साथ लगी होगी, एक तो ये पहचान है, ठीक है जी। दूसरा हमने क्या किया कि जो सकर्म क्रिया भी, उसके भी दो भेद हैं आगे, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया, यानी क्रिया एक कर्मक भी होगी, द्विकर्मक भी, यानी जहां पर एक ही कर्म हो वहां क्या हो जाएगा बच्चों, एक कर्मक हो जाएगी, जहां दो या दो से ज्यादा कर्म हो वहां क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अब द्विकर्म में क्या होगा, गौण और मुख्य कर्म दो प्रकार के वहां पर होंगे। जो तो क्रिया के साथ लगा है वो मुख्य कर्म होता है, जो उससे पहले लगा है वो गौण कर्म होता है। दूसरी बात है कि जो प्राणीवाचक है यानी जो सजीव है वो हमेशा गौण होता है, और जो अप्राणीवाचक है, निर्जीव है, वो हमेशा मुख्य कर्म होता है। ये आपने पहचान करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा अकर्मक क्रिया की। सकर्मक हो गया हमारा कंप्लीट, इसको आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। यदि एक बार में समझना है ना बच्चों, तो इसको दोबारा देख लें आप, ठीक, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्रिया का, और इसमें से तो अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न आता है। व्याकरण के कुछ विषय तो ऐसे हैं जहां पर हर बार ही प्रश्न वहां से आना ही आना है। तो क्रिया कई बार पूछ लेता है, सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, यहाँ कौन सी क्रिया है, यहाँ एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्म क्रिया है, और या इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है। ये सारे प्रश्न जो है ना अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो आपने इस विषय को बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया क्या है भाई, आप समझ गए नाम से ही देखिए। सकर्मक में क्या होगा, कर्म के साथ अकर्म के
अकर्मक में क्या है, कर्म के साथ नहीं है, तो किसके साथ होगी, कर्ता के साथ होगी। यहां लिख लेते हैं, जब क्रिया के व्यापार का फल जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया होती है, ठीक है। देखिए वहां क्या था, क्रिया के व्यापार का फल किसके ऊपर पड़ रहा था, कर्म के ऊपर पड़ रहा था। क्रिया जो है ना वो किसके साथ जुड़ी हुई थी, कर्म के साथ जुड़ी थी। यहां क्या होगा, यहां जो क्रिया के व्यापार का फल होगा ना वो सीधा कर्ता के ऊपर पड़ेगा। कैसे, एक वाक्य लिखा, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। देखिए सो रहा है, कौन सो रहा है, बच्चा सो रहा है, ये क्रिया है ना, लेकिन सीधा जो है ना इसके व्यापार का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, बच्चा, यानी कर्म तो है ही नहीं बीच में, है ना। सो रहा है, अब कौन सो रहा है, आप यहां समझ लें, सो रहा है भाई कौन, बच्चा, तो बच्चा क्या है, करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होती इसमें। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, एक वाक्य है, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है भाई, घोड़ा दौड़ रहा है, यहां कर्म है ही नहीं, कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है, करता है, तो यहां कर्म का अभाव है, तो क्रिया का व्यापार का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म, कर्ता के ऊपर, घोड़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये समझने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस यहां ये देख लेना आपने, कर्म है ही नहीं यहां पर, बस क्रिया है, और क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, बस इतनी सी बात यहां होगी, है ना। तोते उड़ रहे हैं या तोता उड़ रहा है, देखिए एक वाक्य लिखा, तोता उड़ रहा है ना, ये वाक्य है, ठीक। अब उड़ रहा है कौन, ये क्रिया है उड़ना, अब कौन उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, तो यहां कोई मुश्किल नहीं है, ये ज्यादा देखिए आपने सकर्म क्रिया को ध्यान से समझना है, अकर्म में तो केवल आप ये ध्यान रखें, यहां पर जो क्रिया का संबंध होगा सीधा किससे होगा, कर्ता से होगा, यहां कर्म होगा ही नहीं। तोता उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, तोता, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ठीक है। ये अकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक है। सकर्मक जिसमें कर्म है, जिसमें क्रिया जो है ना किसके साथ लगी हुई है, कर्म के साथ लगी हुई है, ठीक है। और क्रिया जो है ना वहां पर उसके जो भेद हैं वो भी दो भेद हैं, वो कौन कौन से हमने किए हैं, एक कर्मक क्रिया होगी और द्विकर्मक क्रिया हो गई। एक कर्मक में वाक्य में केवल एक ही कर्म नजर आएगा, और द्विकर्मक में क्या आएगा, वहां पर दो कर्म जो है आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। अब वो दो कर्म भी कौन से होंगे बच्चों, एक होगा मुख्य कर्म और एक होगा गौण कर्म। जो तो प्राणीवाचक में है, सजीव में लगा हुआ है, वो तो होता है गौण कर्म, और जो निर्जीव में है यानी अप्राणीवाचक में लगा हुआ है वो होता है मुख्य कर्म। और मुख्य कर्म को समझने के लिए बस एक छोटी सी बात याद रखें, मुख्य कर्म जो होता है ना हमेशा क्रिया के साथ ही लगा होता है, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है हमारी यहीं पर संपन्न होती है, और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।